हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई। चलो जी आ जाओ। सबसे पहले प्रमोशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अनअकैडमी पे पढ़ाता हूं मैं, और अनअकैडमी पे जब आप सब्सक्रिप्शन लेने वाले होते हैं तो उससे पहले आपको एक ऑप्शन आता है अप्लाई डिस्काउंट कोड का। ठीक है, वहां पे आपको डिस्काउंट कोड अप्लाई करना है AVS10। ये कोड लगाने से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और मेरा ये बेनिफिट होगा कि आप मेरे सब्सक्रिप्शन कहलाओगे। ठीक है, आपको कोड लगाना है AVS10, उससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और मेरा ये बेनिफिट होगा कि आप मेरे सब्सक्रिप्शन कहलाओगे। हर एक टीचर का ये कोड होता है, ये कोड कितनी बार अप्लाई होता है, इसी से अनअकैडमी को पता चलता है कि कौन से टीचर के थ्रू कितना बच्चा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आ रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि AVS10 कोड लगाए तो सिर्फ मेरे ही वीडियोस देख पाओगे। अनअकैडमी पे है सब्सक्रिप्शन मॉडल, यहाँ ना किसी बैच की फीस होती है ना किसी टीचर की फीस होती है। एक बार आपने अगर सब्सक्रिप्शन ले लिया तो बेसिकली आपने एक्सेस ले लिया उस कैटेगरी का। जिस भी कैटेगरी का आपने सब्सक्रिप्शन लिया है, उस कैटेगरी के जितने एजुकेटर हैं, उनके जितने बैचेस हैं, सब के सब आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे। समझ में आई इतनी बात? चाहे फिर उन टीचर के कितने ही बैचेस आते रहे। ठीक, अब SSC कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लिया है तो अभिनय शर्मा सर से पढ़ो, पवन राव सर से पढ़ो, रेमो सर से पढ़ो, दीक्षित सर से पढ़ो, इंग्लिश मुझसे पढ़ो, रानी मैम से पढ़ो, बरखा मैम से पढ़ो, रीजनिंग सुमित गोयल सर से पढ़ो, दीपक सर से, किसी से भी अगर आप पढ़ रहे हो, कोई आपको दोबारा फीस देने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आपने फीस पे कर दी, आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं, कोई भी बैच अटेंड कर सकते हैं, कोई दोबारा आपको फीस देने की आवश्यकता नहीं। कहानी आगे समझ में? अब ये ऑफर भी चल रहा है, 1 साल के सब्सक्रिप्शन और 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे कुछ ऑफ मिल रहा है, मतलब ये 4 महीने एडिशनल मिल रहे हैं। एक ये वाला भी ऑफर है SSC और बैंक दोनों का कॉम्बो लेने पे, अभी ये वाला भी नया ही आया, आज से ही चालू हो रहा है मेरे ख्याल शायद। तो आपको डिस्काउंट कोड लगाना है AVS10, ये कोड लगा के आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है जी, चलो जी, अब मैं मेरे बैचेस का बता देता हूं आपको। देखो, जो वोकैब बैच है, एक ही मेरा बैच चालू हुआ था वोकैब का अनअकैडमी पे 19 मई को। मैंने सोचा था कि एक ही महीने चलाऊंगा, बस ज़्यादा नहीं, लेकिन बच्चों की काफ़ी बढ़िया फीडबैक आया इस बैच का। एक डेमो शायद मैंने इस पे यूट्यूब पे भी डाला था, हो सका तो एक और डेमो भी डाल दूंगा। इस बैच के अंदर मैं फोटोज के थ्रू, नेमोनिक्स के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू आपको वोकैब याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ईडियम्स हैं तो उनके पीछे क्या स्टोरी है। अच्छा, हॉब्सन्स चॉइस का मतलब होता है कि भैया कोई चॉइस ना देना, कोई रियल चॉइस ना होना, तो ये क्यों बना है ना। इसके लिए वो घोड़े के अस्तबल वाली स्टोरी सुनाई थी कि हॉब्सन नाम का एक बंदा था, तो ये रियल ओरिजिन बता रहा हूं मैं आपको इसका। हॉब्सन नाम का एक पर्सन था, वो बेसिकली एड निकलवाता था अखबार में कि सबसे सस्ते घोड़े, मान लो नॉर्मल रेट 10,000 का है तो कहेगा 5,000 में आओ और घोड़ा ले जाओ अपनी पसंद का। लोग दूर दूर से वो ऐड देख के जाते हैं कि अच्छा भैया 5,000 में अपनी पसंद का घोड़ा छांट के ले आएंगे, बढ़िया। वहां पे जब जाते थे तो उसके अस्तबल में वो कहता था कि ये जो पहला अस्तबल है, इसमें जो घोड़ा खड़ा है यही मिलेगा, लेना है तो ले, नहीं तो निकल यहां से। अब आदमी भी सोचता था कि यार चल 5,000 या तो ले आता था, फिर या फिर वहां पे आके उसको धोखा महसूस होता था, यार ये क्या बात हुई, पहले तो वहां पे लिखा अपनी पसंद का घोड़ा है ना, और यहाँ पे तूने कोई भी चेप दिया। तो वहां से ये इडियम ओरिजिन हो गया हॉब्सन्स चॉइस, यानी रियलिटी में कोई चॉइस ना होना। तो ऐसे करके याद करा रहा हूँ, रूट वर्ड के थ्रू, नेमोनिक्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू। तो वोकैब बैच का रिस्पॉन्स काफी अच्छा आया, तो फिर इसको मैंने और कंटिन्यू कर लिया। ये 19 जून तक तो ये चलेगा ही चलेगा, उसके बाद 23 जून से भी आगे ये कंटिन्यू रहेगा 2 महीने के लिए। हफ्ते में 3 दिन और क्लास, 3 दिन क्लास हुआ करेगी इसकी, और 2 महीने और ये बैच कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। ठीक है जी, इसके अलावा एक प्रैक्टिस बैच भी आ रहा है, इसी मतलब एक 19 अप्रैल को चालू हुआ था, अभी ये 21 मई को प्रैक्टिस बैच आएगा अगला। जो भी बच्चे मुझसे थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब पूरा चैप्टर करना चाहते हैं, सिलेबस करना चाहते हैं, उनको बच्चे वेट करना पड़ेगा। आप 18 जुलाई तक का वेट करिए। पुराना बैच चल रहा है लेकिन उसको रिकॉर्डेड देखने का और वो कोई मजे वाली बात नहीं। जब डेली लाइव आओगे, साथ साथ पढ़ोगे, तभी स्वाद आएगा असली पढ़ने का। देखो होता क्या है, जैसा मैंने पिछली वीडियो में अभी एक वीडियो डाली थी, उसमें भी आपको बात बताई थी कि बच्चा क्या सोचता है कि ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी बैच देख लूं, ये भी बैच देख लूं, ऐसे काम चलेगा नहीं। एक टाइम पे आप कितनी वीडियोस देख पाओगे? तो भैया बाद में आप वोकैब और ये थ्योरी दोनों साथ देख नहीं पाओगे। बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि अभी अपना वोकैब का बैच लगा लो आराम से, 1-1.5 महीने तक वोकैब चलेगी, फिर ये अपना थ्योरी वाला बैच आ जाएगा, तब तक आपकी वोकैब कंप्लीट कर लो। वोकैब में ज्यादा समझना, जोर लगाना भी नहीं होता। उस वीडियो को आप रिकॉर्डेड भी देख लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको आपको समझना होता है, तो इसको आपको लाइव देखना चाहिए।
तो जो भी इंटरेस्टेड है AVS 10 कोड लगा के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और जो मुझसे पढ़े वो अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं। चलो जी, आइए जरा, अब अपनी प्रीपोजिशन की अगली क्लास है। प्रीपोजिशन की पिछली जो क्लास हुई थी वो भी प्रीपोजिशन की हुई थी, आज प्रीपोजिशन की सेकंड क्लास है अपनी। अभिषेक कुमार, ये नीचे ये नंबर दे चल रहा है, इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर लेना, वो बता देंगे आपको, ठीक है। ये नीचे व्हाट्सएप के लिए नंबर चल रहा है, इस पे देख लो। हाँ जी, करें शुरुआत। अभिषेक बार बार कमेंट मत कर यार, अब एक बार बता दिए, बार बार कमेंट मत कर भाई, इस नंबर पे कर लेना व्हाट्सएप करके जो भी बात करनी है, ठीक। स्टाफ का नंबर है, वो सब बता देंगे आपको। चलो जी, आ जाओ, करते हैं शुरुआत। इसमें बताइए जरा क्या एरर है। गणेश, अगर आपने ऐप पर कोर्स कर रखा है तो आपको दोबारा कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है, बात खत्म। हाँ जी, इसमें बताइए जरा। अब ये कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होती है ना, जैसे कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ आएगा, सक्सीड के साथ इन आएगा, ऐसे डिजायरस के साथ क्या प्रीपोजिशन आती है, डिजायरस के साथ क्या प्रीपोजिशन आती है, डिजायरस के साथ भी बच्चे ऑफ आता है। और एक बात बताओ, अगर यहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन आ गई तो प्रीपोजिशन के बाद तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, तो इस वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी इस वर्ब को जेरेंड बनाना पड़ेगा, तो ऑफ गेटिंग लिखना पड़ेगा यहाँ पे। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि कौन है, आखिर वो सारे कौन हैं जो नहीं चाहते कि उन्हें बढ़िया वेल पेड जॉब मिल जाए, अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल जाए और एक सुंदर सी औरत मिल जाए साथ रहने के लिए, मतलब एक अच्छी लेडी से उनकी शादी हो जाए, सुंदर लड़की से शादी हो जाए। ऐसे लोग कौन है, सभी ऐसा चाहते हैं, तो ये सेंटेंस है। इसमें बताइए जरा क्या आएगा। अरे देवादिदेव देव भगवान, पिछले 4 महीने से मंडे टू फ्राइडे रेगुलर लाइव आके पढ़ा रहा हूं, कहां थे तुम, कहां रह गए, चैनल उठा के तो देखो एक बार। थैंक यू अमित भाई। अब यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा नॉक के साथ एट। देखो, नॉक जब आप ठकठकाते हो ना ऐसे, तो आप बेसिकली उसको तोड़ नहीं रहे, आप उस पे नॉक कर रहे हो। जरा ध्यान से समझना, ये बॉटल पड़ी है, ठीक है, अगर मैं इसको नॉक कर दूं, कहने का मतलब मैं इसे गिरा दूं, समझ आया। अगर मैं इसको तोड़ ही दूं, गिरा दूं, जैसे दरवाजा तोड़ दिया मैंने, लात मार के दरवाजा तोड़ दिया, तो ब्रोक द डोर भी लिख सकते हो, नॉक द डोर भी लिख सकते हो। किसी चीज को नॉक डाउन कर देना मतलब उस चीज को तोड़ देना, बिल्कुल गिरा देना। आप दरवाजा तोड़ते नहीं हो ना, जब किसी के घर जाते हो तो आप ऐसे इशारा करते हो, मतलब थोड़ी सी आवाज प्रोड्यूस करते हो, आप उसको तोड़ते नहीं हो, तो उसके लिए फ्रेजल वर्ब यूज होती है नॉक एट। अगर आप उसको तोड़ ही दो तो नॉक समथिंग डाउन। ही नॉक डाउन द डोर, ही नॉक द डोर डाउन, ऐसे भी करके लिख सकते हो। कुछ आ रही बात समझ में। तो बेसिकली यहाँ पे ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे इसने दरवाजे को तोड़ा नहीं है, दरवाजा ठकठकाया था, उस पर नॉक करी थी, तो यहाँ पे नॉक एट आएगा, नॉक एट समथिंग। एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट बताऊं क्या, एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूं इसी से रिलेटेड। इन दोनों सेंटेंसेस में बताना क्या फर्क है।
इन दोनों में क्या फर्क है बताओ? उसी चीज से रिलेटेड है, उसी चीज से रिलेटेड है, बताओ जरा। हाँ जी, एक तो मैं लिख दूं ही शॉट द डियर और एक मैं लिख दूं ही शॉट एट द डियर, दोनों में क्या फर्क है? इसका मतलब है, देखो जरा ध्यान से समझना, आपने ग्रामर में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब। यहां पे ये वर्ब ट्रांजिटिव है क्योंकि सीधा इसको ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ही सब्जेक्ट है, शॉर्ट वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे वर्ब ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है? एक्शन डूअर से रिसीवर पर ट्रांसफर हो गया। गोली मारने का काम ही से डियर पर ट्रांसफर हो गया, यानी डियर को गोली लग गई, यानी डियर को गोली लगी है इसमें। ठीक, अच्छा, ये ही सब्जेक्ट है, ये शॉर्ट वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, एट प्रीपोजिशन है, डियर इसका ऑब्जेक्ट है। इस बार ये जो डियर है ये एट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ना कि शॉर्ट वर्ब का। तो इसका मतलब शूट वर्ब का एक्शन डियर पर ट्रांसफर नहीं हुआ, डियर की तरफ गोली चल के रह गई, डियर को गोली नहीं लगी। हाँ जी, कुछ आई बात समझ में? इफ यू शॉट एट समबडी, तो आप उसको टारगेट बना के गोली मारते हो लेकिन उसको लगे ही नहीं, मतलब आप किसी की तरफ गोली मारते हो, उसके लिए यूज होता है यू शॉट एट समबडी। अगर आप किसी को निशाना बना के गोली फायर करते हो तो यू शॉट एट समबडी, और इफ यू शूट समबडी इसका मतलब उसको गोली लग गई। आ रही है कहानी समझ में? चलो जी नेक्स्ट पे आ जाइए। उसी से कुछ कुछ रिलेटेड था कि किसी चीज को सीधा नॉक कर देना और नॉक एट समथिंग, दोनों में क्या डिफरेंस है? कुछ कुछ वैसा ही था ये भी। इसमें बताओ जरा। हाँ जी, फेमिलियर के साथ क्या क्या प्रीपोजिशन आती हैं? जब आप किसी व्यक्ति से फेमिलियर होते हो तो टू आता है, और किसी चीज से फेमिलियर होते हो तो विद आता है। अब यहाँ पे आप क्या करना चाह रहे हो? व्यक्ति के लिए भी विद लगा दिया, चीज के लिए भी विद लगा दिया। भैया किसी पर्सन से फेमिलियर होने के लिए प्रीपोजिशन आती है जी टू। किसी पर्सन से फेमिलियर होने के लिए प्रीपोजिशन आती है टू। आई एम नॉट फेमिलियर टू हिम, आई एम नॉट फेमिलियर टू यू। इसमें बताइए जरा क्या आएगा? इसमें बताओ जरा क्या आएगा? मैं तुमसे फेमिलियर नहीं हूं और ऐसी चीजों से फेमिलियर नहीं हूं। ये वाली है कोई चीज। आई एम सॉरी टू से दैट आई एम नॉट फेमिलियर टू यू एंड विद सच टाइप ऑफ थिंग्स। मैं माफी चाहूंगा लेकिन मैं ना तुमसे फेमिलियर हूं और ऐसी चीजों से भी फेमिलियर नहीं हूं। चीजों के लिए तो विद आया हुआ, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंसानों के लिए विद नहीं टू का यूज होगा। वी हैव ऑब्जर्व दैट, हमने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे अच्छे प्रोग्रामर जो हैं वो फंड की शॉर्टेज से सफर करते हैं। सफर फ्रॉम समथिंग, किसी चीज की कमी होना। सफर फ्रॉम समथिंग, किसी चीज की कमी होने के लिए सफर के साथ क्या प्रीपोजिशन आती है? सफर फ्रॉम समथिंग। इसमें बताइए जरा। हाँ जी, इसमें बताओ जरा। द ब्राइड सेड दैट शी वुडंट मैरी अ मैन। अब यहां पे
ये तो देखो तुक्के मार रहे हैं, ये जो कर रहे हैं मैरी के साथ टू, ये तो पिछली क्लास में बताया ही था बच्चे, मैरी के साथ टू कब आता है और कब नहीं आता। यहाँ पे मैरी मेन वर्ब है, यहाँ पे ट्रांजिटिव बनेगी और ये सीधा ऑब्जेक्ट बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दिक्कत है यहाँ पे अगर आपने डिफरेंस पढ़ रखा है ओवर अंडर और अबव बिलो का, ओवर अंडर वर्सेस अबव बिलो का अगर आपने डिफरेंस पढ़ रखा है, ये वहां से रिलेटेड है। ओवर अंडर आते हैं पोजीशन के लिए और अबव बिलो आते हैं स्टैंडर्ड के लिए। अगर मैं कहूं तुम्हारी हाइट 5'7" से ऊपर होनी चाहिए इस आर्मी में सिलेक्ट होने के लिए या पुलिस में सिलेक्ट होने के लिए, तो क्या लिखोगे? योर हाइट शुड बी ओवर 5'7" की अबव 5'7"। स्टैंडर्ड के लिए क्या आता है? अबव। स्टैंडर्ड के लिए यूज होते हैं अबव बिलो, किसी एक बेंचमार्क के लिए यूज होते हैं अबव बिलो। ये यूज होते हैं पोजीशन के लिए कि मेरे सिर के ऊपर पंखा है, देयर इज अ फैन ओवर माय हेड, देयर इज अ कैट अंडर द टेबल, इस टेबल के नीचे एक बिल्ली बैठी है। ये आते हैं पोजीशन के लिए और ये आते हैं बेंचमार्क के लिए, स्टैंडर्ड के लिए। तो यहाँ पे ओवर नहीं, यहाँ पे आएगा अबव। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताओ जरा। देखो आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी, जब भी कोई वीडियो थोड़ी सी ग्रो कर जाती है, जैसे अब मैंने फ्राइडे को एक वीडियो डाली थी, कुछ गलतियां जो पढ़ते समय बच्चे करते हैं, है ना। अब उस वीडियो पे अच्छे कमेंट्स भी थे, व्यू ड्यूरेशन भी उसका अच्छा आ रहा है, तो उस वजह से क्या होगा, ये चैनल फिर वापसी उन लोगों को वापस दिखने लगेगा जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा। आज देख रहे हो ना बच्चे आ रहे हैं, सर आप रेगुलर नहीं आते, सर कितने दिनों से कहाँ थे, आज पहली बार देखा, जैसे वो देव भाई कह रहा है। समझो इस चीज को, बेसिकली क्या है, चैनल पे सब्सक्राइबर तो बहुत सारे हैं, लेकिन बीच में मैं 1 साल के लिए वीडियो को डाली नहीं, तो उससे क्या होगा, चैनल डेड हो गया। अब अगर वीडियोस उठेंगे, मतलब वीडियो खूब सारे शेयर होते हैं, अगर वीडियो उठते हैं तो फिर से वापस चैनल ग्रो करने लग जाएगा, वापस उन सब्सक्राइबर्स को फिर से चैनल फीड में दिखने लग जाएगा। तो कोशिश किया करो कि अगर ये पढ़ने वाली वीडियो कोई ना देख सके, भी होता है ना, बच्चे ऐसी वीडियो में कम इंटरेस्ट दिखाते हैं कि पढ़ने वाली वीडियो है, चलो उसको क्या इतना देखना, तो कम से कम वैसी वाली वीडियो शेयर कर दिया करो। अब जैसे वो पीछे वीडियो आई, उसको बिल्कुल तबाही मचा दो उस वीडियो की, ठीक है। एक और वीडियो बना के काफी सारे बच्चे जो हैं, अब वो बोले कि सर उसमें आपने गलती तो बता दी। अब उनको तो फायदा हो गया जिन्होंने अभी तैयारी शुरू करनी है, 15 दिन हुए, 1 महीना हुआ है। अब हम जैसे जो ये गलतियां कर बैठे कि 2-2 साल हो गए और हमसे अभी तक सिलेबस ही पूरा नहीं हो रहा। 2-2 साल हो गए सर हमें तैयारी करते हुए, हमारा तो अभी तक सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ, क्योंकि कभी हम चारों करने लग जाते हैं, फिर 1 महीना पढ़ते नहीं है, फिर चारों करने लग जाते हैं, फिर क्या करें। तो उनके लिए भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा मैं अभी जल्दी, ठीक है। स्टॉक्स वर डिवाइडेड अमंग द 2 ब्रदर्स। अब यहाँ पे 2 ब्रदर्स की बात हो रही, 2 भाइयों की बात हो रही, तो इसके लिए अमंग लगाएंगे, बिटवीन लगाएंगे, तो इजी था। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताओ जरा क्या आएगा। अब कल की क्लास में अपन ने बात करी थी कि कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनका ऑब्जेक्ट ह्यूमन बीइंग नहीं हो सकता, याद है। ही सेड राहुल नहीं लिख पाओगे, ही सेड टू राहुल लिखना पड़ेगा। ये कुछ याद आ रहा है? ही सजेस्टेड राहुल नहीं, ही सजेस्टेड टू राहुल। ही प्रपोज राहुल नहीं, ही प्रपोज टू राहुल लिखना पड़ेगा। लेकिन कुछ डाई ट्रांजिटिव वर्ब भी होती हैं, जैसे जैसे अगर मैं कह दूं ही गेव मी अ पेन, ही गेव मी अ पेन, हाँ के ना। ही टोल्ड मी अ स्टोरी। अब यहां पे तो क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सीधा आ सकता है, यानी ह्यूमन बीइंग सीधा लिख सकते हो आप। ये कुछ ऐसी वर्ब है, ये कुछ ऐसी वर्ब है, इनके बाद ह्यूमन बीइंग यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप सीधा लिख सकते हो। ही गेव मी अ पेन, ही टोल्ड मी अ स्टोरी, ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये टेल भैया डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है। इसके साथ जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना होता है तो टू बू नहीं लगाते, वरना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आपने टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दिया। टेल तो डाई ट्रांजिटिव है, ये बनेगा इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये दैट के साथ जो क्लॉज लिख रखा है पूरा का पूरा, ये जो नाउन क्लॉज है, ये बनेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई टोल्ड हुम, आई टोल्ड कोच, आई टोल्ड द कोच व्हाट, क्या बताया, दैट। ये वाला पूरा का पूरा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये वाला है इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये दोनों के दोनों इस टेल वर्ब के ऑब्जेक्ट हैं। और अगर अगर आप टेल के बाद कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना चाहते हो तो प्रीपोजिशन थोड़ी लगाओगे, सीधा लिखोगे। टेल तो डाई ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताओ जरा।
ये विकास कुमार ने शायद पहले भी कमेंट किया था, सर मेरा सिलेक्शन हो गया और अब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। चलो ऑल द बेस्ट भाई। मैंने फेसबुक पे मैसेज करने को कहा था, ऐसे नाम से तो नहीं पहचान पाऊंगा। एक दो विकास थे, एक तो जिसने अपने छोटे भाई को भेजा था बाद में मेरे पास, एक तो वो वाला था। मेरे से ज्वाइनिंग के टाइम पे भी शायद बात हुई थी कि क्या वो भरू मेरे को शायद दिल्ली में यहाँ मिल रहा है, ऐसा कुछ कुछ बात हुई थी। शायद वो वाला विकास है कि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। अब नाम से तो कैसे देख पाऊंगा, तीन चार विकास हैं। एक विकास मिठारवाल है, एक विकास ये कुमार हो गया, दो तीन नहीं विकास सेम नाम से जो सिलेक्ट हुए थे। ठीक है विकास, चेक कर लेता हूँ। कई बार ना मैसेज स्पैम में चले जाते हैं, तो कहीं भी कमेंट कर दोगे तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। किसी भी वीडियो पे कहीं नीचे कमेंट कर दोगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलो आ जाओ। आई विश टू हार्टली आई विश टू हार्टली कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर एस्टाउंडिंग सक्सेस। मैं तुम्हें, ये जो तुम्हारी बहुत बड़ी जीत हुई है, बहुत बड़ी सक्सेस हुई है, इसके लिए तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। आई विश टू हार्टली कॉन्ग्रेचुलेट यू। अब यहां पे जरा समझना, यू कॉन्ग्रेचुलेट समबडी ऑन समथिंग, किसी चीज पे आप मुबारकबाद देते हो। कुछ आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट समबडी ऑन समथिंग आएगा, तो यहाँ पे आप फॉर नहीं, आप ऑन का यूज करोगे। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर बर्थडे। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर प्रमोशन। यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट वर्ब के साथ आप ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हो, ना कि फॉर। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताइए जरा। डॉक्टर जयकॉल, ऑफलाइन पहले मैं जयपुर पढ़ाता था, लेकिन आप सब बिल्कुल भाई मान के आप सबको मैं एक सलाह दे रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझसे ही पढ़ो ऑनलाइन, लेकिन किसी से भी पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो। ऑफलाइन की वेट में मत रहो नकलियो, 2 साल तो निकल गए। अब ये 3 महीने सब कुछ सही चलेगा, फिर थर्ड वेव आ जाएगी, फिर लॉकडाउन लग जाएगा, फिर सब कोचिंगें बंद हो जाएंगी। 2 महीने पढ़ोगे वो आधा अधूरा सा। पहले 2 साल खराब कर चुके हो। मेरे हिसाब से तो वो लोग बेवकूफ हैं जो 1 साल, मतलब चलो 2 महीने 3 महीने तक तो आपको जज नहीं हो पा रहा था, क्या पता कोचिंग खुल जाए, क्या पता कोचिंग खुल जाए। जो 1 साल तक बैठे रहे ऑफलाइन के लिए, उनसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। और जो अब भी ऑफलाइन के इंतजार में बैठे कि ऑफलाइन कोचिंग खुलेंगी तब हम तैयारी शुरू करेंगे अपनी, तो उससे मूर्खता का काम आज की डेट में कोई है नहीं, ध्यान रखना। मैं ये नहीं कह रहा मुझसे पढ़ो, जिससे मर्जी पढ़ो यार, XYZ किसी से पढ़ लो, लेकिन ऑफलाइन के चक्कर में मत पढ़ो। 3 साल और निकल जाएंगे, ध्यान रखना इस बात को। हाँ जी, इसमें बताइए जरा। बिसाइड वर्सेस बिसाइड्स, ये तो पता होगा। बिसाइड और बिसाइड्स में क्या फर्क होता है? एक ये होता है बिसाइड, इसका मतलब होता है के बगल में। अगर मान लो कोई मेरे साइड पे बैठा है तो मैं क्या कहूंगा? ही इज सिटिंग बिसाइड मी, वो मेरे बगल में बैठा है। और ये वाला बिसाइड्स जो होता है, इसका मतलब होता है के अलावा। अगर मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई मुझसे पूछे सर पढ़ाने के अलावा और क्या काम करते हो, तो मान लो मैं कह रहा हूँ आई रन अ रेस्टोरेंट, आई रन अ रेस्टोरेंट बिसाइड बिसाइड टीचिंग। मतलब मैं एक रेस्टोरेंट चलाता हूँ पढ़ाने के साथ साथ, पढ़ाने के अलावा मैं एक रेस्टोरेंट भी चलाता हूँ। कुछ आ रही बात समझ में? मान लो कोई मुझसे पूछे कि इंग्लिश के अलावा और क्या पढ़ा लेते हो, आई टीच मैथमेटिक्स बिसाइड्स इंग्लिश, इंग्लिश के अलावा मैथमेटिक्स पढ़ा लेता हूँ। के अलावा वाला जब मीनिंग देना होता है तब आप बिसाइड्स का यूज करते हो, और बगल में वाला मीनिंग देना होता है तब आप बिसाइड का यूज करते हो। अब यहाँ पे देखो क्या लिखोगे, वो जो लवर्स थे वो एक दूसरे के अलावा चल रहे थे कि बगल में चल रहे थे, तो यहाँ पे बिसाइड्स नहीं भैया, बिसाइड आएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताओ जरा क्या आएगा।
उसने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो सारा का सारा अमाउंट मुझे दे देगा चेक के रूप में विद स्टिपुलेटेड टाइम, मतलब जो अनुमानित टाइम है, जो फिक्स टाइम है उसके अंदर अंदर। तो यहाँ पे विद नहीं बच्चे, विद इन का यूज होगा। अगर मैं कहूँ मैं तुम्हारी किताब लौटा दूंगा 7 दिन के अंदर अंदर, तो क्या यूज करूंगा? प्रीपोजिशन विद इन। आई विल रिटर्न योर बुक विद इन 7 डेज। किसी फिक्स टाइम के अंदर अंदर कोई काम पूरा करने के लिए आप किसका यूज करते हो? प्रीपोजिशन का, विद इन का। नेक्स्ट बात जाइए, इसमें बताओ जरा क्या आएगा। हाँ जी, इसमें बताइए जरा क्या आएगा। अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, जैसे टेल है, एडवाइस है, ऑर्डर है, ये सब डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। जैसे आपकी टेल थी, टेल है, ऑर्डर है, एडवाइस है, ये सारी की सारी ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, आस्क, ये सब की सब डाई ट्रांजिटिव वर्ब हैं। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों रखती हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ये टीचर आपका सब्जेक्ट है, एडवाइस्ड ये वर्ब है। भैया क्या एडवाइस किया? भी किताब बोरो कर लो, मतलब किताब ले आओ। तो इसका मतलब ये बनेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये बुक बनेगा ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव, क्योंकि ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये आपका इन्फिनेटिव है, सेमी वर्ब है, अर्ध वर्ब है। भले ही नाउन का काम कर रहा है लेकिन इसके अंदर वर्ब के भी अंश होते हैं, इसलिए अपना ऑब्जेक्ट रख पाता है ये। और ये स्टूडेंट क्या बनेगा? इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि किसे सलाह दी है? इन स्टूडेंट्स को सलाह दी है। दोनों के दोनों एडवाइस वर्ब के ऑब्जेक्ट बनेंगे। और अगर कोई डाई ट्रांजिटिव वर्ब है उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है, तो फिर ये टू प्रीपोजिशन थोड़ी लगाओगे यार। ही टोल्ड टू मी अ स्टोरी थोड़ी लिखोगे, ही टोल्ड मी अ स्टोरी सीधा लिखोगे, तो यहां से टू हट जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसमें बताओ जरा। आसान है ये तो, बिल्कुल टुच्चा सा है, ये तो इजी है बिल्कुल। बताओ फटाक से। एक चीज का टुकड़ा मिलने के बाद दो बिल्लियां कुत्ते के पास गई उसे डिवाइड करवाने, उसे उन दोनों के बीच में बंटवाने। अब ये हैविंग प्लस V3 वाले स्ट्रक्चर, ये आपने परफेक्ट पार्टिसिपल एडवांस वर्ब का जो टॉपिक होता है, अगर आपने वो देखा है तो आपको पता होगा। एक पनीर का टुकड़ा, एक चीज का टुकड़ा मिलने के बाद ये दोनों बिल्लियां जो हैं, ये दोनों बिल्लियां जो हैं, ये कुत्ते के पास चली गई। आपने कहानी सुनी होगी। अच्छा, कुत्ता तराजू पकड़ता है, नहीं नहीं इधर वाला थोड़ा सा भारी हो गया, ये मैं थोड़ा सा खा लेता हूं बराबर करने के लिए। अच्छा, आप तो इधर वाला भारी हो गया, करते 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 सारा पनीर कुत्ता ही खा जाता है। हालांकि हालांकि बिल्लियां इतनी बेवकूफ होती नहीं है, बिल्लियों से चंट जानवर कोई भी नहीं है, बिल्लियों से कृतधन जानवर भी कोई नहीं है। आप कुत्ते को रोटी डालिए, वो कृतज्ञ रहेगा आपके लिए, वो एहसानमंद रहेगा आपके लिए। आप कुत्ते की सेवा करिए, पानी पिलाइए, उसको प्यार करिए, वो कृतज्ञ रहेगा, ग्रेटफुल रहेगा। बिल्ली, बिल्ली को ऐसा लगता है भैया बिल्ली एक मैंने कल कोट पढ़ा था कि जो कुत्ता होता है, अगर उसको खाना डालता है इंसान या कोई पानी वानी पिलाता है, उसको प्यार करता है, तो कुत्ते का माइंड दिखा रखा, कुत्ता ये सोच रहा है दे आर फीडिंग मी, दे आर गिविंग मी वाटर, दैट मीन्स दे आर गॉड। ठीक है। अब बिल्ली की साइकोलॉजी दिखा रखी है। अब बिल्ली को अगर कोई खिला रहा है, पिला रहा है, कुछ भी खाने पीने दूध दाद दे रहा है, बिल्ली, इफ दे आर फीडिंग मी, इफ दे आर गिविंग मी वाटर, मिल्क एक्सेट्रा, दैट मीन्स मे बी आई एम गॉड। ठीक है। कल मैंने देखा था एक कोट, ऐसे इनकी विचार होता कुत्ते और बिल्ली का। तो यहाँ पे दो बिल्लियां हैं, उनके बीच में बांटने की बात हो रही है, तो अमंग नहीं, यहाँ पे बिटवीन आएगा। अमंग नहीं, यहाँ पे बिटवीन आएगा। इसमें बताइए जरा। हाँ जी, इस पे आ जाओ। इससे पुराना घिसा पिटा, ये तो इतनी बार रिपीट हो गया, इतनी बार रिपीट हो गया। बच्चे, जो सही फ्रेजल वर्ब है ना, वो कोप विद है। जो किसी चीज को टैकल करना, किसी चीज का सामना करना,
है ना, किसी चीज को हैंडल करना, उसके लिए जो सही फ्रेजल वर्ब है वो कोप विद है। यू हैव टू कोप विद इट, तुम्हें इस चीज का सामना करना पड़ेगा, तुम्हें इस चीज को टैकल करना पड़ेगा, ना कि कोप अप विद। सही जो फ्रेजल वर्ब है वो फ्रेजल वर्ब है कोप विद। दो दो यहाँ पे अप भी लगा दो, विद भी लगा दो, ऐसा कैसे हो पाएगा? तो यहाँ पे कोप विद आएगा। बहुत बार रिपीट हो गया एरर, बहुत बार। इसमें बताओ जरा क्या आएगा? ऐसा लग रहा है कि मेरी घड़ी सही काम नहीं कर रही, तो क्या तुम मुझे बता पाओगे तुम्हारी घड़ी के हिसाब से क्या टाइम हुआ है? एक मिनट यार, ये बच्चे का एक सवाल है ना, ये अच्छा सवाल पूछा इसने। थोड़ा सा मुझे अब ध्यान आया कि यहाँ पे एक टाइपिंग एरर भी बताना था। बच्चे ये चेक के लिए ना, यू पे इन कैश, यू पे इन कैश, और चेक के लिए शायद बाय प्रीपोजिशन का यूज होता है। यू पे बाय चेक, ठीक है। यू पे इन कैश, कैश के लिए तो इन यूज होता है। ही पेड इन कैश, ही पेड इन कैश, उसने कैश में पेमेंट करी, उसने कैश में पेमेंट करी। चेक में पेमेंट करी नहीं होगा ना, चेक के थ्रू पेमेंट करी। तो यहां पे बाय चेक होना चाहिए। इसको टाइपिंग एरर मान लेना बच्चे, यहां पे बाय आना चाहिए था। अच्छा सवाल था ये, बढ़िया सवाल था ये। मैं उस टाइम थोड़ा कमेंट शायद पढ़ नहीं पाया, अब ये बच्चे ने दोबारा कमेंट किया तो मुझे ध्यान आया, हाँ, कि ये सेंटेंस पहले भी एक बार मैंने देखा था, तब भी बच्चों ने कुछ ऐसी बात करी थी। यहाँ पे बाय का यूज करना भाई, ये अच्छा सवाल था। देखना जरा, इसको मैं जब पीडीएफ अपलोड करूंगा तो यहाँ बाय करके ही कर दूंगा। उसने कैश में पेमेंट करी, उसने कैश में पेमेंट करी, ही पेड इन कैश। लेकिन अगर चेक के थ्रू या किसी और डेबिट कार्ड वगैरह के थ्रू पेमेंट करते हो तो ही पेड बाय डेबिट कार्ड या ही पेड बाय चेक, या थ्रू। बाय या थ्रू प्रीपोजिशन यूज होनी चाहिए चेक या डेबिट कार्ड के केस में, ही पेड थ्रू डेबिट कार्ड। इसमें बताइए जरा, ऐसा लग रहा है कि मेरी घड़ी सही काम नहीं करी, तो तुम बता पाओगे कि क्या टाइम हो रहा तुम्हारी घड़ी के हिसाब से? तो उसके लिए क्या प्रीपोजिशन होती है? उसके लिए प्रीपोजिशन होती है बाय योर वॉच। व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, तुम्हारी घड़ी के हिसाब से क्या टाइम हो रहा है। हिंदी में अपन कहते हैं तुम्हारी घड़ी में कितने बज रहे हैं, अंग्रेजी में तुम्हारी घड़ी के हिसाब से। अपन इसको क्या करते हैं, अपन हिंदी में चलते हैं। जैसे हिंदी में किसी से पूछना हो भैया तेरी घड़ी में कितने बज रहे हैं, तो अपन इन लगाने की सोचते हैं, लेकिन ऐसे यूज नहीं होता ये। अपन हिंदी के बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रांसलेशन करेंगे तो दिक्कत रहेगी। तुम्हारी घड़ी के हिसाब से क्या टाइम है, व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताओ जरा। हाँ जी, डिफर के साथ विद कब आता है, फ्रॉम कब आता है? यू डिफर विद समबडी, अगर आप किसी से मतभेद होता है आपका, आप उससे डिसएग्री होते हो, तब आप लगते हो डिफर विद। अगर आप किसी से डिफर विद करते हो तो आप उससे डिसएग्री होते हो। डिफर फ्रॉम का मतलब होता है किसी से अलग होना। अब यहाँ पे तुम्हारा कुत्ता उसके कुत्ते से असहमत है ना, इनकी बन नहीं रही आपस में, है ना। पिछली मीटिंग में लड़ाई हो गई थी, इसने इसकी गर्लफ्रेंड को छेड़ दिया था, इसलिए ऐसा हो गया है। अलग है, तुम्हारा कुत्ता उसके कुत्ते से अलग है, ना सिर्फ कलर में बल्कि हाइट और लेंथ में भी। तो यहां पे आएगा फ्रॉम। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताइए जरा। शुभांकर साहा, तुमने सही पूरी बात सुनी नहीं। इसका मतलब सर आपने कहा था कि मच बेटर सही होगा, लेकिन गलत शो कर रहा है बहुत जगह पे। कौन सी जगह है बच्चे बताओ?
पूरी बात अगर ध्यान से सुनी होगी कब मच बेटर सही होगा। बेटर अगर कंपैरेटिव डिग्री है, पता चले बेटर के आगे भी लिख रखा है तुमने कुछ ऑप्शन, बेटर के आगे एक और कंपैरेटिव चेप रखा है, तो वहां गलत हो जाएगा। अगर पूरी बात सुनी होगी, पूरी बात समझी होगी, तभी वो आपको बात पता चली होगी, नहीं तो फिर वही हवा में तीर मारने वाली बात हो जाएगी। कंपेयर के साथ बच्चे विद आता है और कंपेयर के साथ टू भी आता है। कंपेयर जब वर्ब होती है तब विद आता है, कंपेयर जब वर्ब की तरह से काम करे विद आता है, और कंपेयर जब एडजेक्टिव की तरह से काम आता है तो टू आता है। योर सक्सेस इज नथिंग कंपेयर टू योर ब्रदर्स। तुम्हारी सक्सेस कुछ नहीं है अगर तुम्हारी भाई से उसकी तुम्हारी भाई की सक्सेस देखी जाए तो। कंपेयर टू योर सक्सेस इज नथिंग कंपेयर टू, यहां पे एडजेक्टिव है, टू आएगा। लेकिन डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद हिम, अगर वर्ब की तरह से यूज में लोगे। अब यहां पे ये इन्फिनेटिव है, सेमी वर्ब होते हैं, अर्ध वर्ब होते हैं, है ना। तो अगर वर्ब की तरह से काम में लोगे तो भैया यहाँ पे टू नहीं विद का यूज होगा। नेक्स्ट पर जाइए, इसमें बताओ जरा। हाँ जी, इसमें बताइए जरा। आई हैव जस्ट कम टू नो दैट मिस्टर रे, मुझे अभी पता चला कि मिस्टर रे जो कि मेरे फेवरेट टीचर्स में से एक थे, वो कैंसर से एक्सपायर हो गए। अब यहाँ पे किसी बीमारी से मरने के लिए क्या प्रिपोजिशन आती है? ऑफ आती है। किसी एक्सीडेंट इंसिडेंट में मौत होती है तो डाइड इन एन एक्सीडेंट, डाइड इन दैट एक्सीडेंट। एक्सीडेंट या इंसिडेंट में मौत के लिए इन लगाते हैं, किसी बीमारी से मरने के लिए ऑफ लगाते हैं। कोई भूख या प्यास से मर जाए तब भी ऑफ या फ्रॉम दोनों लगाते हैं, एसएससी ऑफ प्रेफर करता है। देश के लिए मरना, किसी पर्पज के लिए मरने के लिए फॉर लगाते हैं। तो किसी बीमारी के लिए क्या आता है? ऑफ आता है, तो यहाँ पे ऑफ आ जाएगा। इसमें बताइए जरा। यहाँ पे एक चीज और देखना, जब जब भूख या प्यास से मरते हैं, जब भूख या थर्स्ट से कोई मर जाए, भूख से मर जाए, हंगर से मर जाए, इनके लिए दोनों प्रीपोजिशन सही होती हैं डाई के लिए। इस केस में डाई के साथ दोनों प्रीपोजिशन सही होती हैं। डाई के साथ ऑफ भी सही होता है, फ्रॉम भी सही होता है। ग्रामेटिकली दोनों ठीक है, ग्रामेटिकली दोनों ठीक है, लेकिन एसएससी में आप ये लगा के आएंगे, एसएससी में आप यही लगा के आएंगे, एसएससी में आप ऑफ ही लगा करके आएंगे। एक मिनट में आया भाई, जस्ट एक मिनट में आया। पार्सल वाला आया था और ओटीपी मेरे फोन पे आना था। चलो आ जाओ। क्या बताया मैंने इसके अंदर आपको कि ये जो थर्स्ट और हंगर के लिए ग्रामेटिकली अगर आप देखोगे, जब आप डाई को डिक्शनरी में टाइप करोगे तब तो क्या मिलेगा आपको? ऑफ और फ्रॉम दोनों दिखाएगा। लेकिन जब आप एसएससी के पेपरों को देखोगे तो इस केस में भी वो ऑफ ही मानता है।
चलो जी नेक्स्ट पे आ जाइए। फीवर के लिए भी ऑफ ही लगा लेना बच्चे। एसएससी जो है फ्रॉम कभी लगाता नहीं है, हालांकि ये वाले केस में फ्रॉम सही होता है, लेकिन आप एसएससी में जब ये सवाल आए तो आप ऑफ ही लगा के आइएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। इसमें बताओ जरा क्या आएगा। इसमें बताओ फटाक से क्या आएगा। हाँ जी, इसमें बताइए। वन शुड बी एबल, वन शुड बी एबल फॉर डिफरेंशिएट बिटवीन। अब यहां पे यू शुड बी एबल टू डू समथिंग। आई एम एबल टू डू दिस, आई एम एबल टू डू दैट। एबल के बाद क्या आता है? इन्फिनेटिव आता है। तो भैया यहाँ पे फॉर, पहली बात तो फॉर प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पे ये डिफरेंशिएट कैसे आ गया? डिफरेंशिएट तो वर्ब की तरह से काम करता है, फॉर डिफरेंशिएटिंग आता, फिर भी मैं सोचता कुछ ना कुछ। ये भी आपके लिए हिंट था। और एबल के बाद क्या आता है? जनरली इन्फिनेटिव आते हैं। वन शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट। हर किसी के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो डिफरेंशिएट कर सके कि क्या डिजायरेबल है और क्या नहीं। नेक्स्ट पे आ जाइए। इसमें बताइए जरा। सुवांकर बच्चे चाहे 20 बार कमेंट कर लो, चाहे 100 बार कमेंट कर लो, मच बेटर में कोई दिक्कत नहीं है। जहां से भी आपने पढ़ा है, अगर ज्यादा दिक्कत है तो मेरे को ये फेसबुक पे भेज देना, वो स्क्रीनशॉट लेके कि वो क्या कहना चाह रहा है, पूरी बात उसको देख लूंगा। मुझे ठीक लगेगी तो हाँ कर दूंगा, गलत लगेगी तो ना कर दूंगा। दिस बुक डील्स इन बर्निंग प्रॉब्लम्स विच आर कंट्रीज फेसिंग एट प्रेजेंट। ये जो किताब है उन ज्वलंत मुद्दों से डील करती है जो कि हमारी कंट्री अभी फेस कर रही है। अब यहां पे किसी चीज के बारे में, बेसिकली किसी चीज से रिलेटेड होना। दिस बुक डील्स विद, किसी चीज से संबंधित होना। डील इन का तो मतलब बिजनेस करना होता है। माई फादर डील्स इन फूड ग्रेन्स, तो मेरे पिताजी अनाज का व्यापार करते हैं। माई फादर डील्स इन मेडिसिन, तो वो दवाइयों का काम करते हैं। हाँ के ना? तो डील इन का मतलब होता है उस चीज का व्यापार होना। डील विद का मतलब होता है टैकल करना है, बिहेव करना या संबंधित होना। और डील आउट का मतलब होता है बांटना। तो अगर किसी चीज से संबंधित होने के लिए भी यूज किया जाए कि ये जो किताब है इस चीज से संबंधित है, ये इस चीज को नोटिफाई करती है, इस चीज को बेसिकली बाहर निकाल के दिखा रही है, तो वहां पे आएगा डील विद। इसमें बताइए जरा। हिज फादर इज सिक, हिज फादर इज सिक बट ही डज नॉट लुक फॉर हिम। फ्रेजल वर्ब भैया, लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना। हाँ के ना? किसी चीज की उम्मीद करना। पॉजिटिव होप से आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, मैं ये जॉब ढूंढ रहा हूं। या कोई ऐसी चीज उम्मीद करना पॉजिटिव सेंस में कि वो चीज हो जाए, कोई अच्छी चीज की कामना करना। तो भैया यहाँ पे आपको देखभाल वाला लगाना, तो उसके लिए लुक आफ्टर का यूज होगा। नेक्स्ट पे जाइए। अब ये कुछ वोकैब है, बताओ जल्दी से। नेक्स्ट टॉपिक होगा भैया एडवांस वर्ब। अगला जो टॉपिक आपका होगा वो होगा एडवांस वर्ब। अगला जो आपका टॉपिक है वो है जी एडवांस वर्ब। ठीक है? कल की क्लास में अपन जो एरर डिस्कस करेंगे वो होंगे जी एडवांस वर्ब के।
यानी जेरंड, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल, ये सब। प्रेफर्ड का सिनोनिम बताइए, प्रेफर्ड का सिनोनिम। अगर आप किसी चीज को, अगर कोई पर्सन प्रेफर्ड होता है या कोई चीज प्रेफर्ड होती है तो आप उसको फेवर करते हो, कहने का मतलब आपको उसकी तरफ झुकाव होता है। तो यहां पे आ जाएगा जी फेवर। अडोर्ड का मतलब होता है किसी को बहुत ज्यादा पसंद करना, इतना रिस्पेक्ट करना, पसंद करना, काइंड ऑफ उससे प्यार करने लग जाना। अच्छा, फियर, डरना, कंपेयर, तुलना करना। अब यहां पे परसिस्ट का एंटोनिम बताइए, परसिस्ट का उल्टा, परसिस्ट का उल्टा बताइए, परसिस्ट का एंटोनिम बताइए। अगर आप किसी काम में परसिस्ट करते हो तो आप उस काम में लगे रहते हो, है ना। उल्टा बताना तो सीज कर देना, बंद कर देना। रिमेन मतलब उसी अवस्था में रहना। इंसिस्ट मतलब किसी काम को करने के लिए फोर्स करना। कंटिन्यू मतलब लगे रहना। ये रिमेन और कंटिन्यू तो लगभग क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। अपने को उल्टा चाहिए था तो सीज आएगा। इसमें बताओ जरा, चिकन हार्टेड इस इडियम का क्या मतलब होता है। चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड पर्सन, बड़ा ही डरपोक आदमी, कावर्डली आदमी। जेनरस, खूब दान दक्षिणा करने वाला। माइजरली, कंजूस, सेल्फिश, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला। अ ग्रुप ऑफ शिप्स, अ ग्रुप ऑफ शिप्स, शिप्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जी फ्लीट। जहाजों के ग्रुप को क्या कहा जाता है, पानी वाले जहाजों के ग्रुप को क्या कहते हो, फ्लीट। इनमें से कौन सा शब्द है जिसकी स्पेलिंग गलत है, इनमें से कौन सा शब्द है जिसकी स्पेलिंग गलत है। इसमें स्पेलिंग गलत है बच्चे किसकी, इसमें स्पेलिंग गलत है सीज की। किसी चीज को जब्त करना, SEI से बनेगा वो, ना कि IE से। सीज कर लेना, किसी चीज को जब्त कर लेना। अब आप अपने मार्क्स कमेंट करके बताओ एक बार मुझे। जिन भी बच्चों का, कल जैसे मैंने बताया कि बहुत बच्चे तैयारी के समय गलती कर लेते हैं, 4-4 सब्जेक्ट चला लेते हैं, ना उनके ढंग से नोट्स बनते हैं, ना उनकी ढंग से प्रैक्टिस होती है, 2-2 साल हो गए, याद कुछ भी नहीं रहता। तो जिन्होंने अभी तैयारी शुरू नहीं करी वो तो गलती करेंगे नहीं, जो ये गलती कर बैठे हैं अब क्या करें सर, पूरा कोर्स दोबारा रिपीट करें क्या, क्या करना चाहिए उनको, ऐसी एक छोटी वीडियो बना के मैं जल्दी ही डाल दूंगा। ठीक है जी। इसके अलावा काफी ज्यादा जैसे मॉक कब से देने चाहिए, कितने देने चाहिए, उसके रिगार्डिंग भी वीडियो में डाल दूंगा। तो जितना हो सके, अभी जो पहले वीडियो डाली थी मैंने उसको, अगर उसमें कही गई बातें ठीक लगती हैं, अगर आपको लगता है कि यार ये वो जेन्युइन एडवाइस है जो हर बच्चे को मिलनी चाहिए, अगर आपको गाइडेंस ठीक लगती है, तो एक काम करना, आज हर बच्चा उस वीडियो के लिंक को अपना स्टेटस बना लेना व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे आज एक दिन के लिए उस वीडियो के लिंक को अपना स्टेटस बना लो, अगर वो बात ठीक लगती है तो। ठीक है, ये काम कर देना आज हर बच्चा। चलो जी, अन अकेडमी पे एक वोकैब का बैच चालू किया था मैंने। पहले ये चलना था 19 मई से 19 जून तक, लेकिन इस वोकैब बैच की, इसका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा आया, तो मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया आगे, अब जून जुलाई अगस्त तक भी। अब ये 23 से दोबारा चालू होगा, 23 जून से, और आगे फिर 2 महीने और चलेगा। जो भी बच्चे मुझसे कोर्स करना चाहते हैं, बच्चे एक साथ वोकैब और ग्रामर वाला बैच दोनों इकट्ठे नहीं कर पाओगे, तो आप एक काम कर लो, जब तक वो वाला बैच, ग्रामर का बैच आएगा मेरा 18 जुलाई के अराउंड, तब तक आप एक काम करो, एटलीस्ट इसको पूरा कर लो। वोकैब वाला जो बैच है इसको देख लो, AVS 10 कोड लगा के सब्सक्रिप्शन ले लो और इस वाले बैच को देख लो। और जो पहले से देख चुके हैं, पहले से कोर्स वगैरह कर चुके हैं, वोकैब भी देखना चाह रहे हैं और साथ में प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं बच्चे, 21 तारीख से एक प्रैक्टिस बैच आएगा। हफ्ते में 3 दिन वोकैब चला करेगी, 2 दिन मिसलिनियस एरर की प्रैक्टिस चला करेगी। तो तब तक अपना ये वाला काम निपटा लो। जिन्होंने अभी कोर्स करना है, अभी कहीं से शुरुआत नहीं करी है, वो अपना ये वाला कोड लगा के सब्सक्रिप्शन ले लेना और अपना ये अपना वोकैब निपटा लो, जब तक अपना ये वाला कोर्स नहीं आता। क्योंकि दोनों एक साथ कर नहीं पाओगे, फिर वही दिक्कत होगी आपको, बार बार ये करो तो वो छूट जाता है, वो करो तो वो छूट जाता है। करो उतना ही जितना पचा पाओ। फिर आप कहोगे सर दिन में 3-3 घंटे, 3.5-3 घंटे वीडियो देखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो भैया जिसको भी तैयारी करनी है तब तक अपना वोकैब पढ़ लो, क्योंकि वोकैब में ऐसा नहीं होता कि पीछे की वीडियो का अगली वीडियो से कोई लिंक होता है। ठीक है जी।
ये एक चीज और ध्यान रखना, AVS 10 कोड लगाने का मतलब ये नहीं कि आज के बाद जो क्लासेस होंगी वही देख पाओगे, पिछले जितने बैच खत्म होंगे वो भी देख पाओगे। तो ये जो 19 मई से जो वोकैब जितनी पढ़ा दी यही वर्ड दोबारा थोड़ी पढ़ाऊंगा, अब ये सारे वर्ड भी आपको कवर करने हैं। और इस कोड का लेना देना सिर्फ और सिर्फ सब्सक्रिप्शन लेने तक है, उसके बाद मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस सब कुछ करोगे। ये जो फीस होती है ना ये कोड लगाने के बाद, मेरे ख्याल 1 साल के सब्सक्रिप्शन की फीस 5850 है। ये फीस सिर्फ इंग्लिश की नहीं है, इसमें मैथ, रीजनिंग, जीएस इन सब की फीस है भैया ये, यानी पूरे सिलेबस की फीस है ये 1 साल की। चलो जी, जो भी इंटरेस्टेड हो वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं AVS 10 कोड लगा के, और जो मुझसे पढ़े हैं वो एटलीस्ट अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक, आज के लिए गुड नाइट भाई, मिलेंगे अपने कल के। और आज वो रात को 10 बजे वाला सेशन भी है CPU के पेपर डिस्कशन वाला, उसका लिंक मैंने एक बार शेयर कर दिया, एक बार और भी शेयर कर दूंगा मैं। ठीक है, आज के लिए गुड नाइट।